डियर स्टूडेंट, बीपीएससी 71वीं के पॉलिटी वेब सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आज मेरी ये तीसरी सीरीज है। जो स्टूडेंट आज ये तीसरा देख रहे हैं उनको पहला और दूसरा अवश्य देख लेना चाहिए ताकि उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। दूसरा, इस सीरीज का नाम ही मैंने रखा हुआ है कि इससे बाहर असंभव। आखिर ऐसा क्यों? इससे बाहर असंभव इसलिए कि चाहे पॉलिटी में 14-15 क्वेश्चन आए, इस जो 1000 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, 1000 या 1000 से ज़्यादा भी अगर हो जाएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बिहार पीएससी में आपका नहीं आना है। क्यों नहीं आना है? तो पहला इसलिए कि मैं खुद 4 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, पूरा लंबा एक्सपीरियंसड है। 10 साल 12 साल पहले अपनी ज़िंदगी के को झोंका वहाँ पे, और प्रीलिम्स मेंस होते हुए भारत के सबसे बड़े पैनल्स में जाके मैं बैठा। तो ऑफकोर्स एक लंबा एक्सपीरियंस तो है ही। दूसरा क्या है ना, बिहार पीएससी का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो काफ़ी आसान होता है। अगर आप इसके सामने यूपी पीएससी के क्वेश्चंस उठा दें, या उत्तराखंड उठा लें, या मध्य प्रदेश उठा लें, या छत्तीसगढ़ आप उठा लें, या कई और भी पीएससी उठा लें, राजस्थान को भी उठा लें, तो सबके क्वेश्चंस को देखिएगा तो बिहार पीएससी का लेवल बहुत ही आसान होता है। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं B4 बच्चा पीएससी, मतलब बिहार पीएससी को हम लोग बोल देते हैं कि बच्चा पीएससी। इसका प्रीलिम्स पास करना सबसे आसान है। इस सबको देखने के बाद भी अगर कई बच्चे को अगर मैं देख लेता हूँ, सर मैं 3 साल से फेल कर रहा हूँ, 4 साल से फेल कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में नहीं आता। इसका एक सिंपल सा तरीका मुझे ये लगता है कि या तो स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि आयोग क्या चाह रहा है, स्टूडेंट अपनी मर्जी का करना शुरू कर देते हैं। आपको हमेशा समझना होगा कि आयोग क्वेश्चंस का पैटर्न, आयोग की मैथोलॉजी आपको ये समझना होगा, और उसी तर्ज पे आपको तैयारी करना होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत ही ठीक ठाक है तो प्रीलिम्स पास करना यूपीएससी का आसान है। बिहार पीएससी को कौन पूछ रहा है? जहाँ पर कि फैक्ट डाटा चलते हैं और बहुत ही कम चांसेस होते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट एक बार बिहार पीएससी फेल कर जाए, मतलब प्रीलिम्स फेल कर जाए, दूसरा तो 100% निकाल देगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन 3 बार 4 बार फेल अगर आप कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा खुद भी कि क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आपकी उम्र अगर आप बढ़ते हैं, देखिए स्टेट पीएससी या को निकालने का जो सबसे सही समय है वो है 25 साल से 26 साल में। कई आईएएस के भी छात्रों को कहता हूँ कि आप 25 साल 26 साल में आईएएस बन जाइए, ठीक ठाक रहेगा। आपके लिए भी यही बात है, 22 साल 24 साल 25 साल में बन जाइए। कहाँ लंबा एज ले रहे हैं, 30 साल 32 साल 33 साल, 4 बार फेल हो रहे हैं, सर 5वां पता नहीं क्या होगा। ठीक है, इस सब को ध्यान में रखते हुए कि आपकी मेहनत को हम कम से कम कर सकें, आपको बस ये सीरीज क्वेश्चंस को देख लेना है हमारे, और पूरे चांस हैं कि इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो आप उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। पहला क्या है कि प्रस्तावना में एकता और अखंडता, इस लाइन को देखिएगा, एकता और अखंडता वाक्यांश किस ऐतिहासिक चिंता को दूर करने के लिए जोड़ा गया था। अब आप समझिए, एकता और अखंडता कब जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो 1976 में ऐसा क्या था? तो क्या था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी, और उनके आपातकाल की घोषणा का जो निर्णय था उस पर भी कई सारे क्वेश्चंस उठे। क्योंकि भारत का संविधान क्या कहता है कि अगर कैबिनेट रिकमेंडेशन कर दे तो कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति क्या लगाएंगे? आर्टिकल 352 का प्रयोग करेंगे, क्या इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उसका प्रयोग करेंगे। जब प्रेसिडेंट ने ये वाली बात इंदिरा गांधी से पूछा था तो इंदिरा गांधी ने क्या कहा कि माननीय राष्ट्रपति जी, मैं ही कैबिनेट हूँ। इसका मतलब क्या है कि बाकी और कोई है ही नहीं, मैं ही कैबिनेट हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि संविधान में साफ लिखा प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट, यानी कि प्रधानमंत्री अलग है और कैबिनेट उनका अलग है। पहला तो ये दिक्कत था। दूसरा, टाइमिंग को लेके भी दिक्कत था कि इमरजेंसी पहले लागू की गई, प्रेसिडेंट ने साइन बाद में किया। जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट पूरा जोरों पे था। कई राज्यों से कांग्रेस की सरकार जनता के द्वारा हटाई गई थी। तो उस समय जब ये मूवमेंट था ना, तो उस समय जो एकीकरण, क्योंकि पूरा भारत एक है,
राष्ट्र की एकता पर कहीं कोई चोट ना आ जाए, इसलिए 42वां संविधान संशोधन के दौरान ये वाले शब्द को जोड़ा था। तो ये कब हुआ था? आपातकाल के दौरान। एकीकरण के लिए कहीं कोई खतरा तो नहीं है, इसलिए ये वर्ड जोड़ा गया। यदि प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटाया जाए, इफ द प्रियम्बल वेयर टू बी अमेंड टू रिमूव द वर्ड सोशलिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फेस द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज? यदि प्रस्तावना से समाजवादी शब्द हटा दिया जाए तो निम्न में से किस पर सबसे मजबूत संवैधानिक चुनौती होगी? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। समाजवाद शब्द को ही संविधान से अगर हमने हटा दिया तो समाजवाद है क्या? तो समाजवाद एक फिलोसफी है। क्या है? आर्थिक और सामाजिक फिलोसफी है। क्या है ये? कि राज्य का जितना भी रिसोर्सेस है, उस सारे रिसोर्स का कंट्रोल समाज यानी कि राज्य का होगा। तो अगर आपने समाजवाद शब्द को ही हटा दिया गया, ठीक ना, तो क्या है कि जितने भी रिसोर्सेस है सबका यूज कौन करेगा? समाज करेगा। और समाज उस धन को बांटेगा भी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस भी करेगा। समाजवाद ये भी है। तो अगर यही हटा दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे होगा? और अगर आप देखिएगा तो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? अगर बहुत ठीक ठाक समझिएगा तो आर्टिकल 39 BC में, अनुच्छेद BC में 39 BC। और अगर आप और थोड़ा सा देखिए तो जब 1967 से लेकर 1973-74 के बीच में प्रधानमंत्री मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों के बीच में जम के लड़ाई हुई। इंदिरा गांधी क्या चाहते थे कि फंडामेंटल राइट नीचे रहे, DPSP ऊपर हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि मूल अधिकार ऊपर हो जाए और DPSP क्या हो जाए? नीचे हो जाए, जो कि बहुत साफ सुथरा है कि अगर फंडामेंटल राइट के सामने कोई भी अगर आर्टिकल टकरा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि देश के लिए DPSP उसमें बहुत जरूरी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फाइनली इस लड़ाई का अंत कैसे हुआ कि अगर फंडामेंटल राइट के सामने अगर आर्टिकल 39 BC अगर आ जाएगा तो फंडामेंटल राइट उस समय शून्य हो जाएगा, क्योंकि समाजवाद थ्योरी के अगेंस्ट हो जाएगा। और समाजवाद का 39 BC बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या होगा आपका? अनुच्छेद खोगो यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक आर्टिकल 39 BC। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, द प्रियम्बल्स लिबर्टी क्लॉजेज एक्सक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स? ठीक है ना। तो क्या है? धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता, विरोध स्वरूप राष्ट्रीय ध्वज जलाने की स्वतंत्रता, इसकी अनुमति कभी नहीं मिलेगी। इसका ध्वज जलाने की, क्योंकि ध्वज झंडा क्या होता है? हम लोगों का आत्मस्वाभिमान होता है। और ये हमेशा इस बात को बताया जाता है कि आज़ादी हमें खैरात में नहीं मिली। कई लोग जो अपना नाम बताए, अपना धर्म बताए, अपना जाति बताए, या तो चिता पे लेट गए या तो कब्र में समा गए। इतिहास में भी कहीं उनका उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए क्या था? आत्मसम्मान का पल था कि देश आज़ाद होगा या उनके आँख के सामने देश आज़ाद हो गया। ये हम लोगों के लिए स्वाभिमान की बात है, पूरे भारतीयों के लिए स्वाभिमान की बात है। कास्ट जाति धर्म अलग बात हो जाए, लेकिन देश धर्म से हमेशा ऊपर होता है। देश है तभी धर्म आपका सुरक्षित है। जब देश ही खत्म हो जाएगा, जब देश की जो पहचान ही खत्म हो जाएगी, धर्म का क्या अस्तित्व रह सकता है? ऐसे भी अगर आप देखिएगा ना, हमारे भारत में राजनीति में धर्म बहुत है। जैसे आपको एक नाम मैं बता देता हूँ, डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम, उनको रेप केस में सजा हुई है, वो भी 10-10 साल का। दो अलग, समझ रहे हैं ना। एक धार्मिक अनुयायी, धार्मिक व्यक्ति धर्म का शिक्षा देता है, उसको पेरोल मिल जाना, जो कि क्या है? उनके कई सारे डेरा हैं जो वोट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को और इनका वो बेनिफिट लेते हैं, इसलिए आप समझिए उसको लगातार पेरोल मिलता रहता है। इतना आसान नहीं है पेरोल मिलना। और वो क्या मिल जाता है? पेरोल। बहुत ही आराम से निकल गए 30 दिन के लिए बाहर, और सरकार ये पेरोल उनको देती है। तो भारत में क्या है ना, धर्म और राजनीति का कॉकटेल है, ठीक। ये कॉकटेल जब तक रहेगा
देश किस हाथ में जाएगा शायद नहीं पता, ठीक ना। भले कितनों कुछ कह दे कि लोकतंत्र है, लेकिन जैसे आप लोग पहले हम पढ़िएगा इंडियन पॉलिटी में दबाव समूह, अब धार्मिक जो दल है ना वो भी क्या हो चुके हैं, अब एक दबाव समूह का रूप ले चुके हैं। जैसे कि ईरान में धार्मिक नेता हैं वो फिक्स्ड है, भारत में ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्टली धार्मिक नेता भारतीय नेता पे क्या करते हैं, या भारतीय पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव बनाए रखते हैं, चूँकि उनका वोट है और लीडरशिप उनके अंदर दबे रहते हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, धर्म और राजनीति का कॉकटेल। और ये बहुत ही खतरनाक है। इस पर कभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर धर्म और राजनीति अगर दोनों एक साथ अगर आ जाए तो क्या दिक्कत होने वाला है, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग प्रस्तावना के न्याय, अच्छा 3 टाइप के न्याय बताए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जो क्रियान्वित करता है वो दोनों करते हैं, मौलिक अधिकार भी, डीपीएसपी भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ एफआर एंड द डीपीएसपी। प्रस्तावना में आप देखिएगा, लोकतांत्रिक चरित्र, डेमोक्रेटिक करेक्टर इज नॉट रिफ्लेक्टेड, संविधान की किस विशेषता में परिलक्षित नहीं होती। इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट होता है, आपको लोकतंत्र दिखता है यहाँ पे। नॉमिनेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन टू द लोकसभा जो अब खत्म हो चुका है। स्पेशल पावर टू द गवर्नर अंडर आर्टिकल 371, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो नॉर्थ ईस्ट के कई जो राज्य हैं ना वो बाहर हो जाएंगे। स्पेशल पावर देना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ये लोकतंत्र में भी दिखता है। लेकिन कोलिजियन सिस्टम फॉर द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये आपको लोकतंत्र का जो चरित्र है वो उसकी विशेषता में परिलक्षित नहीं होता है। अगर आप कोलिजियम को समझेंगे ना तो कोलिजियम पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में है। वो भी कैसे आया, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, इस टाइप से 4 जजेस केस। जहाँ से हमने सुप्रीम कोर्ट लिया अमेरिका से, वहाँ पे भी कोलिजियम सिस्टम नहीं है। कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, जज जज की नियुक्ति करेगा, जज जज का ट्रांसफ़र करेगा, जज किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेजेगा, ये कोलिजियम करती है। और कोलिजियम में कितने व्यक्ति, 1+4 मतलब 1 CJI +4 अदर सीनियर जज, ये अपनी मर्जी से कोलिजियम बना लिए। तो पूरे भारत में ही लोकतंत्र के लिए का ये विशेषता है ही नहीं कि जज जज का नियुक्ति करे। और कोलिजियम का एक और, या सुप्रीम कोर्ट का एक और दादागिरी। ऐसे मैं सुप्रीम कोर्ट के हर निर्णय का पूरा स्वागत करता हूं और हर निर्णय को तहे दिल से स्वीकार भी करता हूं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस देश में 70% आबादी, 70% से ज़्यादा जो हिंदी बोलती है, और सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय इंग्लिश भाषा में अपने जिरह करती है या जजमेंट को लिखती है। इस देश में लीगल अवेयरनेस कैसे आएगा, ये बड़ा सोचने वाली बात है। जब देश की जो सबसे बड़ी अदालत है वो हिंदी में जिरह करेगी, इंग्लिश में जिरह करेगी, इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछेगी, इंग्लिश में जजमेंट लिखेगी, तो जनता कितना अवेयर होगा भारत का, ये आप समझिए। सिर्फ 9 से 10% इंग्लिश भाषा हैं हुए पूरे भारत में। ये 10% इंग्लिश भाषा के चक्कर में 100% व्यक्ति इंग्लिश भाषा में उनका जजमेंट आता है। तो आप समझ जाइए भाषा के तौर पर ये क्या है, उनका पूरा दादागिरी है, जिसको हम तानाशाही भी कह सकते हैं। क्या एक अच्छा हिंदी बोलने वाला व्यक्ति क्या कानून का ज्ञाता नहीं हो सकता? जबकि भारत के संविधान में साफ कहा था 10 साल के अंदर अंग्रेजी भाषा हम खत्म कर देंगे, जब ये संविधान सभा में डिबेट हो रही थी तो। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपनी आधिकारिक भाषा बना रखी है कि इसके अलावा हम कुछ सुनेंगे ही नहीं। इसको कहते हैं क्या, शुद्ध और शुद्ध तानाशाही, ठीक है। और ये लोकतंत्र को कोलिजियम परिलक्षित नहीं करता है। The secular term in the preamble was debated in the Constitutional Assembly because प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द पर संविधान सभा में बहस हुई थी, बिल्कुल हुई थी, तीखी बहस हुई थी। लेकिन उन लोगों ने कभी सेकुलर वर्ड नहीं लिखा। सेकुलर 1976 में लिखा गया है, तो क्या भारत 1947 से लेकर 76 तक सेकुलर नहीं था? पूरा सेकुलर था। अगर सेकुलर नहीं होता तो हम लोग लिख देते हिंदू रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लेकिन हमने ऐसा नहीं लिखा था, हमने सिर्फ लिखा था रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब हम धर्म से क्या है, तटस्थ है, न्यूट्रल है। और इन लोगों ने जब डिबेट किया था तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मनिरपेक्षता, धर्म के बारे में लिख रहे हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में,
कि हर व्यक्ति जो है अपना धर्म मानेगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता देंगे, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये 25 से 28 में तो पहले ही दिया गया था। और राजधर्म से दूर रहेगा। तो ऑटोमेटिक हम उस समय ये दिख रहे थे कि हम सेकुलर हैं। तो इस वजह से नहीं दिया गया, इसे निरर्थक उन्होंने मान लिया था, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 में पहले ही धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। जैसे इन्होंने सेकुलर वर्ड जोड़ा, भारत में और जो है धार्मिक विभाजकता फैल गई है। ठीक है ना। प्रस्तावना में बंधुत्व किस मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? ठीक ना, ये आप जान जाइएगा। मौलिक कर्तव्य कब आया? फिर ये 1976 में एक कमेटी बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह कमेटी। उनके बाद ही संविधान में क्या जोड़ा गया? मूल कर्तव्य। ठीक ना। तो किसमें है बाबू? संविधान को बनाए रखना, अनुच्छेद 51A में। ठीक ना। बंधुत्व का मतलब क्या होता है? आपसी भाईचारा, धार्मिक भाईचारा नहीं, सभी धर्म के लोग एक साथ एक क्या है, सब भाई भाई हैं। ठीक ना। गणतंत्र का चरित्र अगर नष्ट होगा, ठीक ना, तो गणतंत्र का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का क्या मतलब होगा? देखिए, दो वर्ड है। एक होता है डेमोक्रेटिक, जिसको हम लोग कहते हैं लोकतंत्र। एक होता है रिपब्लिक, जिसको हम लोग बोलते हैं गणतंत्र। इससे पब्लिक लगा हुआ है, समझ ही रहे होंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? कि राज्य का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। प्रत्यक्ष निर्वाचन से, अप्रत्यक्ष से नहीं। कैसा चुना जाएगा वो? प्रत्यक्ष निर्वाचन से। ठीक है। इसलिए भारत में क्या है ना, कि जैसे कि भारत एक जो देश है, उसका सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जनता क्या करेंगी? अपने प्रधानमंत्री का सिलेक्शंस करेंगी वोट के माध्यम से, वैश्य मताधिकार से। लेकिन भारत में क्या है ना, कई ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जो राज्यसभा से आए हैं। तो कई बार ये लोग कहते हैं कि भारत में शेडो डेमोक्रेसी है। मतलब देश का जो मुखिया है वो खुद ही कहाँ से आया है? राज्यसभा से, जिसका सिलेक्शन हुआ है। जनता उसको नहीं चुनी है, उनका अप्रत्यक्ष तरीके से चुना हुआ है। तो राज्य जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, प्रधानमंत्री, अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां सही है, नीतियां खराब है, इसका निर्णय जनता को करने देना चाहिए। तो कई प्रधानमंत्री कहाँ से आ गए? राज्यसभा से। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, श्री नीतीश बाबू जी, आदरणीय, अच्छा काम कर रहे हैं, कोई शक वाली बात नहीं, पॉलिसी भी ठीक ठाक है। लेकिन नीतीश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं, क्या है, ये निर्णय जनता को दे देना चाहिए था। 243 विधानसभा सीट से किसी एक सीट से उनको चुनाव लड़ जाना चाहिए। लेकिन पिछले 20 साल से आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो आते कहाँ से? विधान परिषद से। अब उनका पॉलिसी ठीक है, नहीं है, क्या है, एक बार चुनाव लड़ लें, देख लेंगे क्या होता है। जनता ने अगर वोट किया तो उनकी पॉलिसी ठीक है, उनके नाम पे मोहर लग रहा है। लेकिन अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बैक डोर से आ रहे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा काम किया है, जनता हमसे बहुत खुश है, तो ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात हुई। क्योंकि कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं, तो पार्टी तो जीत गई लेकिन मुख्यमंत्री हार गए। उत्तराखंड में भी अभी कुछ दिन पहले हुआ था, धामी सरकार को लेकर के। तो अलग बात है, पार्टी ने बना दिया, लेकिन धामी साहब तो खुद हार गए थे इलेक्शंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनता नहीं चाह रही है। तब भी क्या कहा जाता है, वो अगर वो मुख्यमंत्री बन जाए तो वो भी क्या, एक तरीके से गलत ही है। जनता की इच्छा लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। ठीक। तो लोकतंत्र का मतलब समझ में आ गया। हमारे यहाँ क्यों दिखता है शेडो डेमोक्रेसी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा होता है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है कि देश का जो सबसे टॉप का कुर्सी है, जैसे हमारे यहाँ सबसे टॉप का कुर्सी क्या है? राष्ट्रपति। तो देश का जो सबसे टॉप का कुर्सी है उनका भी क्या होगा? इलेक्शंस होगा, चाहे इनडायरेक्टली ही क्यों ना हो जाए। ठीक है ना। आगे बात समझ में।
जैसे ब्रिटेन में, वहाँ पे क्या वंशागुनत है, राजा, उनके जो राजा का बेटा है कोई या बेटी, या तो राजा बनेगी या तो रानी बनेगी, ठीक है ना, या सामग्री बनेगी, सम्राट जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो राजा का बेटा जल्दी क्या बन जाता है, सम्राट वहाँ का बन जाता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी तो है, रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि टॉप कुर्सी क्या है, वंशागुनत है। तो इसका मतलब है कि द वंशागुनत राजा राज्य का मुखिया अगर बन जाए तो रिपब्लिक का चरित्र है वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत, कंप्लीट डिलीटेशंस ऑफ द प्रियम्बल थ्रू द अमेंडमेंट, कौन सा सिद्धांत प्रस्तावना को संशोधन द्वारा पूर्णतः हटाए जाने से रोकता है, वो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ठीक ना। ये कहाँ से आया था, केशवानंदा भारती केस 1973 से 13 जजों की बेंच ने बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, लोकतंत्र है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्शन कमीशन है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जुडिशरी है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया बेसिक स्ट्रक्चर कोई लिस्ट बता दीजिए, तो उन्होंने कहा जी टाइम टाइम पे मैं बताता रहूँगा बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। लेकिन ये वाला जो डॉक्ट्रिन था वो कहाँ से आया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वो केशवानंदा भारती केस से ही आया था 1973 में। प्रस्तावना की संपूर्ण स्थिति निम्नलिखित में से किससे प्रस्तावित होती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे संप्रभुता किसको कहते हैं। संप्रभुता का मतलब ये होता है कोई भी राज्य या देश आंतरिक और बाह्य दबाव से क्या होता है, मुक्त होता है। कई बार यूपीएससी ने मेंस में ये क्वेश्चंस पूछे या और राज्यों ने पूछा है कि क्या भारत वास्तव में संप्रभु नेशन है, क्या भारत में कोई आंतरिक और बाह्य दबाव नहीं रहता है। तो कई बार हमें दिखता है कि हमने क्या किया है, अमेरिका के दबाव में हमने क्या किया, अपने कई निर्णयों को पलटा। जैसे नरसिंहा राव ने अमेरिका के दबाव में परमाणु टेस्टिंग को टाल दिया था, ठीक है ना। कई और भी डिसीजंस आ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका के दबाव में कर रहे हैं। जैसे अभी भी आप लोग कुछ दिन देखिएगा सीज फायर हुआ है, तो कुछ लोग कहते हैं ये अमेरिकी दबाव में हुआ है, भारत को ऐसा नहीं करना था। चले, तो हमारे ऊपर बाह्य दबाव है, रहता है। लेकिन उस बाह्य दबाव में भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हमने कई बार अमेरिका की बात नहीं मानी। जैसे 1971 में इंडो पाक जब वार हुआ था, हमने बांग्लादेश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि हम ये वार नहीं लड़े, लेकिन तब भी हमने ये अमेरिकी दबाव में काम नहीं किया। न्यूक्लियर टेस्टिंग में अफगानिस्तान का जब वार हुआ था, तो इसका एक स्टोरी आपको मैं बताऊंगा बहुत प्यार से कि क्या क्या हुआ था उस समय, जो भारत अमेरिकी दबाव में नहीं आया था। तो कई जगह दिखता है, कई जगह नहीं दिखता है। लेकिन एक ऐसा जगह है जहाँ पर क्या है कि IMF की शर्तों को स्वीकार, जब हम कर्ज लेने के लिए जाते हैं किससे, IMF से। IMF से क्यों जाते हैं कर्ज लेने, कि जब बिजनेस का जो क्या है, का जो अकाउंट है, लेजर बैलेंस वो क्या हो जाए, मिसमैनेज होने लगे। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो खाता है वो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चला जाए, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग किससे कर्ज लेते हैं, IMF से। तो IMF से कर्ज आप सिर्फ बिजनेस करने के लिए ले सकते हैं, बाकी और किसी और काम के लिए नहीं, ठीक है। लेकिन जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो IMF आपके ऊपर कई कंडीशंस लगा देता है। जैसे पाकिस्तान ने अभी बेलआउट पैकेज लिया है, तो उनके ऊपर कई सारे कंडीशंस है, बिजली बिल बढ़ाना होगा, गैस का बिल बढ़ाना होगा, रोड टैक्स बढ़ाना होगा, ठीक है ना, इतना घंटा ही बिजली चलेगी, बहुत सारे हैं कंडीशंस हैं। अगर आप उसको नहीं मानिएगा तो आपको बिल नहीं मिलेगा। तो आप जो ये कहते पैसा नहीं मिलेगा, तो आप जो अगर ये कहते हैं कि हमारे ऊपर ना आंतरिक दबाव है ना बाह्य दबाव है, संप्रभु है, या पाकिस्तान से अगर कहा जाए कि हम क्या सॉवरेन नेशंस हैं, ऐसा नहीं हो सकता, उनके ऊपर पूरा का पूरा दबाव है, ठीक ना। तो बाह्य दबाव रहता है, ठीक। प्रस्तावना में लोग का उल्लेख किसे छोड़कर है, जो विदेशी डिप्लोमेट्स हैं उसका लोग से क्या मतलब, स्टेटलेस पर्सन जो है उससे क्या मतलब, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इनसे क्या, सबको छोड़ करके क्या है, हम वी आर द पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। किस संविधान संशोधन ने प्रस्तावना के मूल सिद्धांत को बदलकर अप्रत्यक्ष रूप से इसे प्रभावित किया, वो तो पहला है, ठीक है ना। और एक चीज आप और याद रखिएगा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो क्या हुआ था बाबू, उसमें अंतरिम सदन काम करती थी। जब 1952 के बाद ही 2 सदन बने, लोकसभा और राज्यसभा, उससे पहले क्या था, अंतरिम
संसद ही काम करती थी। तो अंतरिम संसद ने ही पहला क्या था, संविधान संशोधन किया था, ये आप याद रखिएगा। पूर्ण संसद ने ऐसा जो था एक के बाद किया था, लेकिन पहला संविधान संशोधन अंतरिम संसद ने किया था। प्रस्तावना की समानता, द प्रीएम्बल्स इक्वालिटी इज कंट्राडिक्टेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, किस संवैधानिक क्या है प्रावधान के विपरीत है। स्पेशल स्टेटस, ठीक है। रिजर्वेशंस मिलता है 15(4) में। गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्तियाँ 16(3) नहीं है ये, ठीक है ना, ये शायद आर्टिकल 163 है, तो इसके तहत ये मिलता है, ठीक है ना, ये सारे सही है। प्रस्तावना का आदर्श सबसे ज़्यादा कहाँ परिलक्षित होता है, तो क्या है, द प्रीएम्बल्स आइडियल्स आर लिस्ट रिफ्लेक्टेड, जहाँ सबसे कम दिखेगा। मतलब प्रस्तावना यानी जो आपको स्वतंत्रता मिली है उसको क्या कर दिया गया है, मान लेते हैं उस पर रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी हद तक लगा दिए गए हैं। वो कब होता है, जब इमरजेंसी लागू होती है, और इमरजेंसी कौन सा पार्ट है, पार्ट 18। तो जब आपातकाल लगाया जाता है तो संविधान का जो प्रस्तावना का जितने भी आदर्श हैं, स्वतंत्रता है ना, वो सब क्या हो जाते हैं, कम दिखने लगते हैं, ठीक है। यदि आज एक नया संविधान बनाया जाए तो प्रस्तावना के किस शब्द पर सबसे अधिक बहस होगी। आज हम क्या करें, एक नया भारत का संविधान बनाते हैं हम सब मिल करके बैठ करके, ठीक है ना, और एक नया वर्ड जिस पर सबसे ज़्यादा बहस होगी तो किस पर होगा, समाजवाद पर। क्योंकि अभी हम कहेंगे कि समाजवाद भारत का समाजवादी देश है या पूंजीवादी देश है या दोनों है। तो जनरली समाजवादी का जो कॉन्सेप्ट आता है वो कहाँ से आता है, लेफ्ट नेशन से, लेफ्टिस्ट नेशन से, जैसे कि रसिया हुआ, नॉर्थ कोरिया हुआ, चाइना, ये लेफ्टिस्ट नेशन है। तो क्या चाइना में वास्तव में समाजवादी थ्योरी काम करती है, तो नहीं। तो भारत में भी जब ये आएंगे, अगर कोई नया संविधान अगर हम बनाएं तो जैसे ही हमने एक वर्ड लिखेंगे समाजवाद, ठीक ठाक बहस हो जाएगी, ठीक है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग क्या दर्शाता है, देखिए प्रस्तावना, जैसे हमारे देश में अगर देखें तो 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इस तीनों को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो संविधान से। संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो जनता से। अगर ये तीनों अंग बोले ऑर्गन की, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नहीं, हम सुप्रीम, हम सुप्रीम, हम सुप्रीम, तो तीनों में से कोई सुप्रीम नहीं। सबसे सुप्रीम कौन, तो भारत का संविधान। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है, जनता से। जनता जो चाहे, जैसी इच्छा रखे, संविधान वैसा ही आपको क्या है, अपना दर्शन रखेगा, ठीक है ना, पहला चीज। तो अगर ये क्या है, अगर फिलोसफी है तो संविधान पर क्या बताता है कि हमारे ऊपर क्या है, जनता मालिक है, जनता संप्रभु है। तो क्या है, पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग में क्या बताया जाता है, जनता मालिक है। संविधान के किस भाग को डॉक्टर अंबेडकर ने पहचान पत्र कहा था, वो कहा था प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, पहचान पत्र, ठीक है। तो एक चीज और याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को क्या कहा, संविधान की आत्मा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा किसको कहा था, तो वो कहा था किसे, प्रस्तावना को, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा। न्याय को किन रूप में सुनिश्चित करती है, द प्रीएम्बल सिक्योर जस्टिस इन विच फॉर्म। हमारे यहाँ 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में बंधुत्व का क्या मतलब, फर्टिनिटी का क्या मतलब है, ठीक ना। तो फर्टिनिटी क्या बताता है आपको, भाईचारे की भावना, हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। प्रस्तावना में अब तक किस संशोधन द्वारा एक बार संशोधन किया गया, तो एक ही बार हुआ है, वो कौन सा हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में एकता, अखंडता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। स्वतंत्रता का विचार कहाँ से लिया गया होगा, तो इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये देखिए कि कहाँ पे जरूरी था स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा, भाईचारा, फर्टिनिटी, इंटीग्रिटी, कहाँ के लोग इसके लिए सबसे ज़्यादा लड़ रहे थे, आत्म स्वाभिमान के लिए। तो सबसे ज़्यादा लड़ रहे थे कौन, फ्रांसीसी।
तो फ्रांसीसी क्रांति में ही फर्टिनिटी, लिबर्टी और क्या लिया गया था, ये आपका फ्रीडम्स की चर्चा सबसे ज़्यादा की गई थी, ठीक ना। प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं इन्फोर्सेबल नहीं है। लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है कि यहाँ पे निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्या है, शासन है, ठीक ना। राजा का शासन नहीं हो सकता, सेना का शासन नहीं हो सकता, धार्मिक नेता का शासन नहीं हो सकता, लेकिन धार्मिक नेता क्या करते हैं, दबाव जरूर बनाते हैं, ठीक है। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस पर जोर देने के लिए जोड़ा गया, ठीक ना। तो ये कहा गया कि हमारे यहाँ क्या है, धर्म में राज्य क्या है, तटस्थ है, न्यूट्रल है, बट राज्य धर्म विरोधी नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। चलिए, प्रस्तावना संविधान में क्या दर्शाती है। प्रस्तावना जो है एक क्या है, फिलोसफिकल एसेंस है, धार्मिक दार्शनिक सार है, ठीक है। भारत को संप्रभु देश घोषित करती, जो हमने आपको कहा था ना, आंतरिक और बाह्य दोनों से क्या है, संप्रभु है, ठीक है। प्रस्तावना की कानूनी स्थिति पर पहली बार कब चर्चा हुई थी, तो हुआ था बेरूबारी केस में, बेरूबारी यूनियन केस 1960, ठीक ना, जहां पे कोर्ट ने ये कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन 1973 केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के निर्णय को बदल दिया और क्या कहा, प्रस्तावना क्या है, संविधान का हिस्सा है। और ये भी कहा कि अगर कुछ चीज़ें जो संविधान में नहीं समझ में आए तो किसको पढ़ लीजिए, प्रस्तावना को। प्रस्तावना किसके अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना स्वतंत्रता निश्चित करती है। ये तीनों न्याय सब जो है, सब भी ऑल ऑफ द एबव, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश कब जोड़ा गया था, तो आपको मैंने पहला ही क्वेश्चन में बताया, आपातकाल 1975 में, ठीक है। प्रस्तावना किस पर आधारित है, तो ये क्या है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946, यहाँ पर क्या आया, कैबिनेट, यहाँ पे प्रस्तावना संविधान सभा के गठन के ऊपर चर्चा की गई थी और प्रेम्बल इसी पर क्या था, बेस्ड था। और इसमें क्या कहा गया कि भारत जो क्या होगा, फेडरेशन ऑफ इंडिया होगा, ना कि यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतने सारे 30 क्वेश्चन हमने आपको कराए, इसको आपको ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो किसी आयोग में भी नहीं पूछे गए हैं, हो सकता है आप पूछे सोच रहे होंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा। और हम लोग क्या करें, आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके अगले टॉपिक्स में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।